इस बात का अंदाजा अब सभी को है कि चढ़ावा चोरी का खेल हफ्तों या महीनों से नहीं वर्षों से चल रहा था, लेकिन किसी को खबर या तो थी नहीं या लगने नहीं दी गई। और जब इसकी भनक लगी तो गुप्त जांच शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार चोरी का मामला सार्वजनिक होने से पहले ही 4 जून को मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी मिल गई थी। इसके अगले ही दिन 5 जून को ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निजी सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के साथ मिलकर अभियुक्तों के घरों से करीब 58 लाख रुपए बरामद कर लिए थे, जबकि शेष रकम अभियुक्तों ने अपने बैंक खातों से निकलवाकर 8 जून तक ट्रस्ट को लौटा दी थी। कई मामलों में अभियुक्तों ने लिखित रूप से रकम सौंपी, जिस पर उनके परिवार के दस्तखत भी हैं। कुल मिलाकर लगभग 80 लाख रुपए की रिकवरी होने के बावजूद करीब 20 दिन तक एफआईआर नहीं करवाई गई, जिससे ट्रस्ट पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों का दावा है कि चढ़ावे की गिनती में लगे कुछ कर्मचारी लंबे समय से रकम में हेराफेरी कर रहे थे। इसीलिए आशंका है कि वास्तविक चोरी की रकम बरामद राशि से कहीं ज्यादा हो सकती है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क और संभावित बड़े वित्तीय नुकसान की भी पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान सबसे अधिक संदेह टिन्नू यादव पर जताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि उसके पास चढ़ावे में दिए गए आभूषण और अन्य धातुएं भी मिली। अब दिलचस्प यह है कि जब अन्य अभियुक्तों के घर से रिकवरी हो रही थी, तब पहले दिन टिन्नू के घर जांच टीम नहीं पहुंची। दावा है कि पूछताछ के बाद उसने केवल 1 लाख रुपए मंगवा कर दिए, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसे बाकी रकम और सामान ठिकाने लगाने का मौका मिला। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि रिकवरी के लिए ट्रस्ट के आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि नियम के हिसाब से इन गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर रिकॉर्ड में लिखना पड़ता है। इसीलिए निजी वाहनों के जरिए रिकवरी की गई। तो सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट गुपचुप तरीके से चढ़ावा चोरी के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर निपटाना चाहता था, और क्या रकम की रिकवरी भी इसलिए की जा रही थी कि अगर कभी सवाल उठा तो यह दलील दी जा सकती है कि चढ़ावा तो मौजूद है, लेकिन भेद खुल गया। इसीलिए अब ट्रस्ट की व्यवस्था पर ही लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपके पास पैसा कितना है या आपके एसेट्स कितने हैं। ये अपने आप में बहुत सारी चीजें खोलकर सबके सामने रख देगा। फिक्र के दर्शकों के लिए हमने तारीख के साथ चढ़ावा चोरी कांड की पूरी टाइमलाइन तैयार की है। ध्यान से देखिएगा। 4 जून को ट्रस्ट महासचिव रहे चंपत राय ने पुलिस को चोरी की जानकारी दी। सवाल है कि चंपत राय को चोरी की जानकारी कैसे और किससे मिली, ये सारे सवाल हैं। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने संदिग्धों के ठिकाने पर रेड मारी। क्या यह बात सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को पता थी? 5 जून को ही चोरी के 80 लाख बरामद हो गए। अब सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी की बरामद रकम कहां रखी गई थी? 5 जून को अनुकल्प मिश्रा के घर पर रेड पड़ी, चोरी की रकम भी मिली, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? इसके 8 दिन बाद 13 जून को सरकार ने एसआईटी बनाने का ऐलान किया। फिर सवाल वही है कि जब एफआईआर नहीं हुई थी तो क्या इस दौरान सबूत गायब किए गए? 15 जून को एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची, यानी चोरी का पता चलने के 10 दिन बाद। तो क्या इन 10 दिनों में कुछ छिपाया गया या क्या क्या छिपाया गया? 15 जून को यह पता चला कि 27 अप्रैल से पहले की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। क्या गारंटी है कि उससे पहले चढ़ावा चोरी नहीं होता था? 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, यानी चोरी का पता चलने के 20 दिन बाद। क्या इन 20 दिनों में चढ़ावा चोरी के सबूत पूरी तरह मिटा दिए गए? 25 जून को ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। तो सवाल है कि चंपत राय और अनिल मिश्र पर सबूत मिटाने का केस क्यों नहीं किया गया? 25 जून को एसआईटी रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई, यानी जो जांच के घेरे में थे उसे एसआईटी रिपोर्ट क्यों दी गई? 27 जून को चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, लेकिन पैसों की हेराफेरी में कोषाध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? 26 जून और 29 जून को 8 अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? सवाल यह है कि पुलिस ने आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी?
हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या चढ़ावे की गणना से जुड़े संदिग्ध कर्मचारियों को कोई बचा रहा था? कोई मास्टरमाइंड, कोई अम्ब्रेला? और इसे लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर उंगली उठ रही। सूत्रों के अनुसार दान की गणना में लगे कुछ कर्मियों पर 3 महीने पहले ही संदेह जताया गया था और ऐसे कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई रुक गई। सवाल यह है कि वो पदाधिकारी कौन हैं जो इन चोरों को बचा रहे थे? अब जांच में सवाल उठ रहा है कि यदि उस समय संदिग्ध कर्मियों को हटा दिया गया होता तो क्या करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित हेराफेरी रोकी जा सकती थी? सूत्रों के मुताबिक दान की गणना में लगे कर्मचारियों की नियुक्ति स्टेट बैंक के जरिए एक आउटसोर्सिंग कंपनी ने की थी। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और करुणेश शुक्ला समेत कई कर्मचारी लंबे समय से इसी काम में लगे थे। बैंक के एक अधिकारी को इनके काम पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जाता है कि बैंक ने ट्रस्ट को भी इस प्रस्ताव की जानकारी दी थी। इसी दौरान संबंधित कर्मचारियों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उन्हें नहीं हटाने का अनुरोध किया। सूत्रों का दावा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव ने हस्तक्षेप करते हुए बैंक अधिकारियों से कहा कि किसी भी कर्मचारियों को नहीं हटाया जाए। इसके बाद बदलाव की प्रक्रिया रोक दी गई। जांच से जुड़े सूत्रों का मानना है कि कर्मचारियों को संरक्षण मिलने से उनका मनोबल बढ़ा और चढ़ावे में हेराफेरी का सिलसिला जारी रहा, यानी रेड फ्लैग दिखाया गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यदि समय रहते कर्मचारियों को बदल दिया जाता तो चोरी का नेटवर्क टूट सकता था। अब एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि संदिग्ध कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश क्यों नहीं लागू हुई और इस फैसले की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है। लेकिन अब तक की जांच में जो पता चला है उससे यह तो दिख रहा है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर की चोरी और रिकॉर्ड में हेरफेर संभव नहीं है। ट्रस्ट तक पहुंच के बिना यह खेल लंबे समय तक नहीं खेला जा सकता था। यानी जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, क्या वही साजिश के सूत्रधार थे? एसआईटी की शुरुआती जांच में बैंक के 2 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मिलती है। दान की गिनती के लिए कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किए गए थे, जबकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी बैंक के 2 कर्मचारियों की थी। इनके नाम है रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप। गणना से लेकर रकम बैंक में जमा होने तक दोनों हर चरण में मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में दोनों की मिलीभगत के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ऐसे में इन दोनों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि गणना के दौरान अभियुक्त सीसीटीवी के सामने अपने साथियों का घेरा बनाकर नकदी निकाल लेते थे। यदि इस तरह से रकम नहीं निकाल पाते थे तो गणना रजिस्टर में 4 से 5 लाख रुपए कम दर्ज कर बाद में बैंक में जमा करते समय उतनी ही राशि निकाल ली जाती थी। रिकॉर्ड में इस तरह का हेराफेरी बैंक कर्मियों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी की भूमिका की पड़ताल कर रही है। पुलिस का मानना है कि बैंक कर्मचारियों की जानकारी और सहयोग के बिना इतने संगठित तरीके से चढ़ावे में हेरफेर लंबे समय तक चल पाना संभव ही नहीं था। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। ट्रस्ट और गिरफ्तार अभियुक्तों के खातों और लॉकर की जानकारी के लिए अयोध्या पुलिस ने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को नोटिस दिया है। फिलहाल अभियुक्तों के लिए एक और बुरी खबर है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा और जो लड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। वकीलों ने चंपत राय को भी अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या निर्णय लिया गया है और आगे आप लोग किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं उसके बारे में? आरोपी अभी जो आए हैं जेल में, इनके अपितु आरोपी और भी हैं। जो अच्छे आरोपी हैं
जिन पर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालना चाहती है, उन लोगों के भी नाम आने चाहिए। केवल ये लिख के दे देना कि ये लोग भाग लिए, इनको इस्तीफा दे दिए, ऐसा कर दिए, ये पनिशमेंट नहीं है। आरोपी है तो पनिशमेंट उसके लिए तय होना चाहिए, जो न्यायालय तय करेगा उनको न्यायालय के कटघरे में आना चाहिए। इस बात की पहल अधिवक्ता संघ अयोध्या करेगा। उसकी कमेटी बनाई गई, उसमें 20 लोगों के लगभग नाम हैं, सारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं। वकीलों को कहा गया है कि आप लोग, सभी लोगों ने एक स्वर से अपने आप ही कहा कि हम लोग इनकी वकालत नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आरोपी बनाए गए हैं, हमारे संघ ने आज निर्णय लिया, जो संघ में करीब ये 2000 वकील खड़े थे, उन्होंने एक स्वर से निर्णय लिया कि हम लोग इनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इनके पक्ष में नहीं, इनके खिलाफ पैरवी करेंगे, इनको सजा दिलाने के लिए पैरवी करेंगे, इनके पक्ष में नहीं करेंगे। कि जो SIT जांच हुई है उस पर भरोसा ही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक CBI जांच की मांग जो है राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री महोदय से करेंगे। और जो बड़े बड़े मुलजिमों को बचाया गया, उनका नाम आप सब लोग जान रहे, चंपत राय है, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, इनको अगर मुलजिम नहीं बनाया जाता है जल्द से जल्द, तो हम लोग 173(4) में न्यायालय पर मुकदमा दाखिल करके, ये BNS की नई धारा 173(4) जिसमें FIR न्यायालय दर्ज करती है, ठीक है, FIR इन लोग के खिलाफ दर्ज कराएंगे।